हाँ तो आपका स्वागत है कौन बनेगा क्लाउन 13 में। हाँ तो ये रहा आपका पहला सवाल आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर। इंटरनेट के ऊपर सबसे ज्यादा टॉक्सिक चीज क्या है? ऑप्शन ए डेटा लीक, ऑप्शन बी ऑनलाइन फ्रॉड, सी मोबाइल फोन एडिक्शन एंड ऑप्शन डी बीटीएस फैन के साथ ऑनलाइन आर्ग्यूमेंट। सर मुझे तो ऑनलाइन फ्रॉड सबसे ज्यादा डरावना लगता है। अरे लगता है आपका सामना भी बीटीएस फैन से नहीं हुआ। अरे बीटीएस आर्मी जरा देखो, ये बीटीएस के गाने की बुराई कर रहा है, कह रहा है क्या घटिया गा रहे हैं। क्या आपने इन सभी बैंड्स का नाम कभी सुना है? शायद नहीं, लेकिन आप इनको जरूर जानते होंगे, चाहे आप के पॉप सुनते हो या ना सुनते हो। लेकिन बीटीएस और ब्लैकपिंक जैसे के पॉप बैंड्स का नाम हमने कभी ना कभी तो सुना ही है। हर साल के पॉप इंडस्ट्री साउथ कोरिया के लिए बिलियंस ऑफ डॉलर्स जनरेट करती है और साल 2021 में के पॉप इंडस्ट्री ने साउथ कोरिया के लिए 8.9 बिलियन डॉलर्स जनरेट किए और एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि साल 2030 तक ये नंबर बढ़ के 20 बिलियन तक पहुंच जाएगा। के पॉप की इंटरनेट पे एक बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है और इनकी कम्युनिटी पे बहुत सारे एक्यूजेशंस भी लगते रहते हैं, जैसे कि एल्गोरिदम को डिस्टर्ब करना ताकि उनका फेवरेट आर्टिस्ट चार्ट पे टॉप रैंक पे बना रहे, या फिर स्पॉटिफाई पे अकाउंट बना के अपने आर्टिस्ट को फ्री स्ट्रीम्स दिलवाना। यूथ के बीच में के पॉप इतना पॉपुलर है कि लोग सिर्फ उनके गाने और वीडियोस ही नहीं देखना चाहते, बल्कि रियल लाइफ में उनके जैसा दिखना भी चाहते हैं, जिसके चलते वो प्लास्टिक सर्जरी तक करवा लेते हैं। और जिन के पॉप आर्टिस्ट को हम स्टेज पे परफॉर्म करते हुए देखते हैं वो इंडिविजुअल ग्रुप्स या आर्टिस्ट नहीं होते, उनको पूरी तरह से एंटरटेनमेंट एजेंसीज कंट्रोल करती हैं। उनके लुक्स से लेके लव लाइफ और डाइट तक सब कुछ इन एजेंसीज के द्वारा ही कंट्रोल किया जाता है, क्योंकि ये आर्टिस्ट स्लेव कॉन्ट्रैक्ट्स के अंडर साइंड होते हैं और इनका अपनी लाइफ के ऊपर कोई भी कंट्रोल नहीं होता। जितनी ग्लोरियस से के-पॉप इंडस्ट्री बाहर से दिखती है, अंदर से ये उतनी ही मिजरेबल है। तो ये के-पॉप की स्टार्टिंग कहां से हुई और कैसे ये वर्ल्ड में इतना पॉपुलर हो गया, और क्यों कुछ के-पॉप फैंस इतने ज्यादा टॉक्सिक हो जाते हैं, और क्या है ये स्लेव कॉन्ट्रैक्ट? तो आइए आज जानते हैं के-पॉप इंडस्ट्री के कुछ डार्क सीक्रेट्स। Yeah, shutting it down. Been in the grind, my people all up in this place. Spinning this thing, go to my rank, royalty up in my veins. I'm loco, think I'm so cold, I say something, ain't no going back. Now they ask where Kiki's at. I'm like, you can't hang with that. I remember like we would get in trouble if you like gained weight. They're like, you know, we're feeding you guys. We always have to be on stage looking perfect and performing the same thing. It's like working out for 2 hours. The truth is not just ugly, it's abhorring. के-पॉप कल्चर काफी पुराना है और इसकी शुरुआत 1950s में हुई थी बाय किम सिस्टर्स, जिन्हें इंग्लिश में बात करना और गाना नहीं आता था, लेकिन फिर भी उन्होंने यूएस में अमेरिकन पॉप म्यूजिक को इंस्ट्रूमेंटली प्ले करके फेम और पॉपुलैरिटी गेन की। उसके बाद सियोटाइजी और उनके ग्रुप ने कोरियन इंडस्ट्री में एक रेवोल्यूशन लाया बाय एडिंग अमेरिकन म्यूजिक विद हिप हॉप, और लोगों ने काफी पसंद भी किया। एंड देन सियोटाइजी एंड बॉयज बिकेम फर्स्ट एवर के-पॉप ग्रुप, और आज हम के-पॉप इंडस्ट्री के थर्ड जनरेशन में आ चुके हैं, जहां बीटीएस, ब्लैकपिंक और ट्वाइस जैसे ग्रुप्स ट्रेंड में हैं। लेकिन एक सवाल ये है कि इंडिया के अंदर इनका क्रेज कहां से आया? इंडिया के अंदर कौन बीटीएस को सुनने लगा? इसकी शुरुआत हुई इंडिया के नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट मणिपुर से। जब सेपरेटिस्ट ने मणिपुर में बॉलीवुड मूवीज बैन की, तो फिर एंटरटेनमेंट के लिए लोगों ने के-पॉप कंज्यूम करना स्टार्ट कर दिया। मणिपुर में बर्मा से के-पॉप की अनलाइसेंस्ड कॉपीज स्मगल होने लगी, और फिर धीरे धीरे दूसरे स्टेट्स ने भी के-पॉप को देखना शुरू कर दिया। फिर 16 सितंबर 2017 को के-पॉप इंडिया के अंदर पहली बार मेन स्ट्रीम मीडिया में आया, जब VH1 चैनल पे के-पॉप नाम का एक शो रिलीज किया गया। और फिर ऐसे ही के-पॉप का क्रेज वर्ल्ड वाइड बढ़ता रहा, और रिसेंटली बीटीएस ने स्पॉटिफाई पे 33 बिलियन स्ट्रीम्स भी हिट किए, और साउथ कोरिया विजिट करने वाला हर 11वां इंसान के-पॉप की वजह से ही उनका कंट्री विजिट करता है। और लास्ट ईयर 8 मिलियन टूरिस्ट ने साउथ कोरिया को सिर्फ के-पॉप की वजह से ही विजिट किया। उनको फॉरेन लैंग्वेजेस सिखाई जाती हैं, और सभी ट्रेनीज को डिफरेंट लैंग्वेजेस सीखनी ही पड़ती हैं, ताकि वो अपने इंटरनेशनल फैन से अच्छे से कम्युनिकेट कर पाएं। अब चाहे करियर ऑप्शन कोई भी हो, उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट कम्युनिकेशन ही होता है। इसीलिए आज मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाता हूं डुओलिंगो ऐप से, वर्ल्ड का सबसे पॉपुलर फ्री लैंग्वेज लर्निंग ऐप। यहाँ पे आप 40 से ज्यादा अलग अलग लैंग्वेजेस सीख सकते हैं, लाइक इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन, और वो भी एकदम फ्री। ये बाकी के प्लेटफॉर्म्स की तरह ओल्ड स्कूल और बोरिंग नहीं है। यहाँ पे आप फन एक्सरसाइजेस के थ्रू लैंग्वेजेस लर्न कर सकते हो। डुओलिंगो लर्निंग के 3 एस्पेक्ट्स पे सबसे ज्यादा फोकस करता है: स्पीकिंग, लिसनिंग एंड रीडिंग। और ऐप पे रोज आपको एक रिमाइंडर भी आएगा, और कोई भी लैंग्वेज लर्न करने के लिए आपको रोज सिर्फ 10 मिनट देने हैं। यानी कि ये ऐप आपकी डेली लर्निंग की हैबिट बिल्डिंग में भी हेल्प करेगा। ऐप ओपन करते ही आपके पास एक लैंग्वेजेस की लिस्ट आ जाएगी, और आप उसमें से चूज कर सकते हैं कि कौन सी लैंग्वेज आप लर्न करना चाहते हैं। तो हम यहाँ पे इंग्लिश सेलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। House. तुम्हारा का अनुवेद चुने। सिंपल। इस वाक्य का अनुवाद करें। माई कार इज स्मॉल, मेरी गाड़ी छोटी है।
सो इसी तरीके की फन एक्टिविटीज आप डुओलिंगो पे कर सकते हैं और अपना लेवल भी चूज कर सकते हैं। आप किसी भी लैंग्वेज के बेसिक्स को एकदम बिगिनिंग लेवल से भी समझ सकते हैं और अगर आप उसके बारे में थोड़ा जानते हैं तो उसी के अकॉर्डिंग आप अपना लेवल चूज कर सकते हैं। डुओलिंगो पे आपको जॉब्स और ट्रैवल अपॉर्चुनिटीज से रिलेटेड भी बहुत सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे और वो भी डिफरेंट लैंग्वेजेस के अंदर। सो मेरे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे जाइए और डाउनलोड कीजिए डुओलिंगो ऐप। सो इन टर्म्स ऑफ नंबर्स के-पॉप आइडल्स वर्ल्ड के सबसे पॉपुलर आर्टिस्ट में आते हैं। सो इसे देख के एक चीज का आइडिया तो लगाया जा सकता है कि इन लोगों की लाइफ एकदम प्रीमियम सेलिब्रिटी वाली लाइफ होगी और ये जो मर्जी वो कर सकते हैं, लेकिन रियलिटी इसके एग्जैक्ट ऑपोजिट है। इतने हिट्स देने के बाद, इतने लॉयल फैंस होने के बाद भी के-पॉप आर्टिस्ट की लाइफ का पूरा कंट्रोल उनकी एंटरटेनमेंट एजेंसीज के पास होता है। मतलब उनकी एंटरटेनमेंट एजेंसीज ही ये डिसाइड करेंगी कि वो कैसे दिखेंगे, वो क्या खाएंगे, उनकी लव लाइफ कैसी होगी और वो दिन में कितने घंटे काम करेंगे। 크면서 날씬하면서 이쁘면서 가수를 하고 싶어 하고 춤을 출 줄 알아야 되고 수근거렸고 뒷담화를 깎고 और इतना सब कुछ एंटरटेनमेंट एजेंसीज स्लेव कॉन्ट्रैक्ट की वजह से कर पाती हैं। जितने भी के-पॉप आर्टिस्ट्स को हम स्क्रीन पे देखते हैं वो सब स्लेव कॉन्ट्रैक्ट के अंडर साइंड होते हैं। अब इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर क्या होता होगा उसका आइडिया तो हम नाम से ही लगा सकते हैं, एन अनफेयर लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन कोरियन आइडल्स एंड देयर मैनेजमेंट। अब इस प्रोसेस को थोड़ा स्टार्टिंग से समझते हैं। कोरिया के अंदर ऐसी हजारों एजेंसीज हैं जो के-पॉप आर्टिस्ट को ट्रेनिंग के थ्रू प्रिपेयर करती हैं और इसमें 3 सबसे बड़ी एजेंसीज हैं जिनको हम बिग 3 के नाम से भी जानते हैं। वो है SM एंटरटेनमेंट, YG एंटरटेनमेंट एंड JYP एंटरटेनमेंट। अब बेसिकली इन एंटरटेनमेंट एजेंसीज का काम होता है के-पॉप आइडल्स को तैयार करना। ऑडिशंस के थ्रू कुछ ट्रेनीज को शॉर्टलिस्ट किया जाता है और फिर उन्हें ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है। यहाँ पे ट्रेनीज को सब कुछ सिखाया जाता है, सिंगिंग, एक्टिंग, डांसिंग और इवन फेस पे एक फेक स्माइल मेंटेन करना। 야, 세게 안 누른다 나 지금. 나 지금 숨만 살짝 하고 있어요. 빼봐. और सिर्फ सिंगिंग और डांसिंग स्किल से ही काम नहीं चलता, यहाँ पे लुक्स भी बहुत ज्यादा मैटर करते हैं और के-पॉप की ब्यूटी की डेफिनेशन सारी दुनिया से कुछ अलग ही है। उनके लिए ब्यूटी का मतलब नेचुरल ब्यूटी नहीं होता। के-पॉप की दुनिया में ब्यूटी का मतलब है वी जॉ लाइन, स्मॉल फेस, क्लियर स्किन, बिग आईज, डबल आईलिड्स एंड द लिस्ट गोज ऑन एंड ऑन। पर हर इंसान तो ऐसा नहीं दिख सकता और अगर कोई के-पॉप ट्रेनी इनके ब्यूटी स्टैंडर्ड्स मीट नहीं करता तो फिर क्या होता है, क्योंकि वो अपने लुक्स तो चेंज नहीं कर सकता। के-पॉप इंडस्ट्री के अंदर प्लास्टिक सर्जरी वाला ट्रेंड बहुत कॉमन है क्योंकि एजेंसीज यहाँ पे आइडल्स को फोर्स करती हैं एक सर्टेन वे में दिखने के लिए। अभी हमने जिन ब्यूटी स्टैंडर्ड्स की बात की उनको ये सारे ब्यूटी स्टैंडर्ड्स मीट करने पड़ते हैं और अगर कोई ऐसा नहीं करता तो सिंपली उसको अपना डेब्यू करना अलाउ नहीं किया जाता। और आपने नोटिस किया होगा कि सभी के-पॉप आइडल्स की फिटनेस एकदम परफेक्ट होती है, वो दिखने में एकदम स्लिम होते हैं क्योंकि के-पॉप की फिटनेस की डेफिनेशन भी आउट ऑफ द वर्ल्ड है। मेरे और आपके लिए शायद ओवरवेट का मतलब कुछ और होता होगा, लेकिन के-पॉप की दुनिया में ओवरवेट है ये। गर्ल्स ग्रुप के लिए के-पॉप में आइडियल वेट निकालने का फॉर्मूला है हाइट इन सेंटीमीटर्स -120 इज इक्वल टू आइडियल वेट। सपोज इंडिया में एवरेज फीमेल हाइट 5 फुट 3 इंच है, यानी कि 161.5 सेंटीमीटर्स। तो अब इसमें से 120 को माइनस कर लेंगे और अब जो बचेगा वो होगा आइडियल वेट के-पॉप के हिसाब से, यानी कि 41 kgs। और सभी के-पॉप आइडल्स को इस वेट लिमिट को मेंटेन करने के लिए बहुत ब्रूटल वेट कट से गुजरना पड़ता है। ली जियोन ने 2013 के इंटरव्यू में अपनी डाइट रिवील की थी जिसमें दिन में वो 1 एप्पल, 2 स्वीट पोटैटोस और 1 बॉटल प्रोटीन शेक लिया करती थी। और सिंगर एली ने हिडन सिंगर टीवी प्रोग्राम में बताया था कि अपना के-पॉप डेब्यू करने के लिए उन्हें 15 किलो वेट लूज करना पड़ा था और हर बार परफॉर्म करने से पहले उन्हें बहुत ब्रूटल वेट कट से गुजरना पड़ता है और बहुत स्ट्रिक्ट डाइट्स पे रहना पड़ता है। नेमो नाम के एक आर्टिस्ट थे जिन्होंने 1 हफ्ते के अंदर 7 किलो वेट कम किया था और इस वेट कट के प्रोसेस में उन्होंने सिर्फ आइस क्यूब्स खाए थे। और बहुत सारी ऐसी वीडियोस भी सामने आती रहती हैं जहां पे के-पॉप आइडल्स स्टेज पर ही फेंट कर जाते हैं ड्यू टू लैक ऑफ एनर्जी। यहाँ पे लेबल और एजेंसीज का मोटिव एकदम क्लियर है, उनको एक परफेक्ट के-पॉप आइडल लोगों के सामने प्रेजेंट करना है जो गुड लुकिंग हो, थिन हो, टैलेंटेड हो और पब्लिक में हमेशा एक हैप्पी पर्सोना अपनाए रखे जिसको फैंस पसंद करें, जो उनके लिए व्यूज जनरेट कर सके और एल्बम बेच सके। फैंस के सामने ये आर्टिस्ट हमेशा चेहरे पे एक स्माइल मेंटेन करके रखते हैं क्योंकि उन्हें इसी तरह से ट्रेन किया जाता है। लेकिन सच्चाई ये है कि उन्हें हमेशा कांस्टेंट कंट्रोल और प्रेशर के अंदर रखा जाता है और एक ट्रेनी की ट्रेनिंग कॉस्ट 4 से 5 करोड़ तक पहुंच जाती है और बहुत सारे लोग इसे अफोर्ड भी नहीं कर सकते, तो एजेंसी उनको डेट ऑफर कर देती है और उनके कॉन्ट्रैक्ट में ये क्लॉज पहले ही एडेड होता है कि उनको ये डेट इंटरेस्ट के साथ पे करना होगा। अब यहाँ पे सबका एक ही एम होता है, सक्सेसफुली अपना डेब्यू करना, और वहां पे भी उनकी प्रॉब्लम्स खत्म नहीं होती। अब सपोज एक ग्रुप ने सक्सेसफुली अपना डेब्यू कर भी लिया, उसके बाद भी ये एंटरटेनमेंट एजेंसीज उनके रेवेन्यू का 80 to 90% कट रख लेती हैं और बाकी का 10 या 20% शेयर
पूरे ग्रुप में डिस्ट्रीब्यूट होता है। TVXQ एक 5 लड़कों का बैंड जिन्होंने रिवील किया कि उनकी एजेंसी उन्हें सिर्फ 5% रेवेन्यू का शेयर दिया करती थी और वो 5% 5 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट हुआ करता था। हर साल 300 से ज्यादा K-pop ग्रुप्स अपने डेब्यू के लिए प्रिपेयर करते हैं, लेकिन उसमें से सिर्फ 50 K-pop ग्रुप्स को ही डेब्यू करने का चांस दिया जाता है और उनमें से भी सिर्फ 2 या 3 ग्रुप्स ही सक्सेसफुली अपना डेब्यू कर पाते हैं। और अगर कोई K-pop ग्रुप इन इनह्यूमन कंडीशन से निकल के अपना डेब्यू कर भी लेता है तो भी उसकी दिक्कतें यहाँ पे खत्म नहीं होती। उन्हें कांस्टेंट प्लास्टिक सर्जरी से गुजरना पड़ता है क्योंकि K-pop फैंस बहुत ज्यादा जजमेंटल होते हैं। कैसे? अगर किसी K-pop आइडल की स्किन पे फैंस थोड़ा सा भी एलर्जिक रिएक्शन नोटिस करते हैं या फिर कोई स्किन मार्क नोटिस कर लेते हैं तो वो उस आइडल को सोशल मीडिया पर बुली करना स्टार्ट कर देते हैं। ऐसा कई बार हो चुका है और इवन सोशल मीडिया ही नहीं, सीधा स्टेज पर भी उन आइडल्स को अगली बुलाया जाता है और इवन यूथ के ऊपर भी इस चीज का एक बहुत नेगेटिव इंपैक्ट पड़ रहा है। कुछ K-pop फैंस को ये लगने लगता है कि परफेक्ट स्किन और परफेक्ट बॉडी शेप का होना ही ब्यूटी की डेफिनेशन है और इस ब्यूटी को अचीव करने के लिए वो खुद भी प्लास्टिक सर्जरीज करवाना शुरू कर देते हैं। कोरिया के ही एक कॉलेज में रैंडमली सर्वे करने से ये पता चला कि 46% वुमेन ने कभी ना कभी कॉस्मेटिक सर्जरी करवाई है और कोरिया के अंदर हर 1000 में से 13 लोग कॉस्मेटिक सर्जरी करवाते हैं, विच इज हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। K-pop फैंस का ये अनकंडीशनल लव K-pop आइडल्स के लिए ही बहुत खतरनाक साबित होता है। अगर कोई K-pop आर्टिस्ट पब्लिकली डेट करता है तो उसके फैंस इस चीज से ऑफेंड हो जाते हैं और वो ट्विटर और अदर सोशल मीडिया हैंडल्स पे उसका कैंसिलेशन डिमांड करने लगते हैं। K-pop आर्टिस्ट को इस हद तक साइबर बुली किया जाता है कि उनकी एजेंसीज को उनको ड्रॉप करना पड़ता है। कुछ फैंस सिंपली एक्सेप्ट नहीं कर पाते कि उनका फेवरेट आइडल किसी को डेट कर सकता है और वो एक रेगुलर ह्यूमन बीइंग की तरह रिलेशनशिप में आ सकता है, क्योंकि एंटरटेनमेंट एजेंसीज हमेशा K-pop आइडल्स को इस तरह से पब्लिक के सामने प्रेजेंट करती हैं कि जिससे उनके फैंस को ये लगे कि उनका आइडल हमेशा उनके लिए रोमांटिकली अवेलेबल है। आर्टिस्ट्स को पब्लिक में अपनी सिंगल वाली इमेज को मेंटेन रखने के लिए बोला जाता है और स्लेव कॉन्ट्रैक्ट में भी ये साफ साफ मेंशन्ड होता है कि वो पब्लिकली डेट नहीं कर सकते। तो पास्ट में कोई बॉयफ्रेंड्स रहे हैं तुम्हारे? पास्ट में तो नहीं रहे, लेकिन हाँ करंटली मैं 7 लड़कों को डेट कर रही हूँ। 7? हाँ, BTS बैंड को जानते हो? उनके 7 मेंबर्स को मैं डेट कर रही हूँ। मेंटली। BTS? तुम BTS के गाने नहीं सुनते? तुम BTS के गाने सुना करो, वरना हमारी आर्मी ना तुम्हें खत्म कर देगी। खत्म, बहुत खतरनाक है BTS आर्मी। अरे कुछ नहीं, बकवास गाने हैं उनके, उनमें से एक की तो गर्लफ्रेंड भी है यार। अरे पागल बना रहे तुम जैसो का वे। अब ऐसा ही एक केस है एक K-pop गर्ल ग्रुप का, जहाँ पे उस ग्रुप की एक लड़की ने सोशल मीडिया पे अपने बॉयफ्रेंड के साथ एक पिक्चर अपलोड कर दी तो उसकी एंटरटेनमेंट एजेंसी ने उस लड़की के पेरेंट्स को स्यू कर दिया क्योंकि उनकी एजेंसी में एक रूल था कि वहाँ पे डेटिंग अलाउड नहीं है। फैंस के अंदर एक बहुत ही अनहेल्दी ऑब्सेशन क्रिएट हो जाता है और इस ऑब्सेशन के चलते वो अपने फेवरेट आर्टिस्ट की पर्सनल लाइफ को रुइन करना स्टार्ट कर देते हैं। जब BTS मेंबर जंगकुक के डेटिंग रूमर सोशल मीडिया पर आए तो उसके फैंस ने ट्विटर पर एक ट्रेंड चला दिया, #cut4cookie, जहाँ पे जंगकुक के फैंस अपना हाथ काट के सोशल मीडिया पर फोटो अपलोड करने लगे क्योंकि उसने किसी और को डेट कर लिया अपनी चॉइस से। अगर कोई K-pop स्टार अपनी फैमिली के साथ भी फोटो अपलोड करता है तो फैंस को वो भी पसंद नहीं आता। कुछ K-pop फैंस की मेंटालिटी ये है कि उनका फेवरेट K-pop स्टार किसी और इंडिविजुअल के पास नहीं जा सकता क्योंकि उस पे सिर्फ उन्हीं का हक है। इस इंडस्ट्री में अपने फैमिली मेंबर्स और अपनी डेट के साथ फोटो अपलोड करना बहुत सारे आर्टिस्ट के कैंसिलेशन की वजह बना है। कोई भी आर्टिस्ट पब्लिकली अपनी लाइफ को इंटरनेट पे एक्सपोज नहीं कर सकता और अगर वो ऐसा करने का सोचता है तो फैंस उसको इस हद तक साइबर बुली कर देते हैं कि उनको कुछ बहुत गलत स्टेप्स तक उठाने पड़ जाते हैं। जैसे कि ह्यूना और ईडोन 2 K-pop स्टार्स थे जिन्होंने पब्लिकली एडमिट किया कि वो डेट कर रहे हैं और फैंस ने उन्हें इस कदर हेट दी कि उन्हें उनकी एजेंसी ने ड्रॉप कर दिया। K-pop कल्चर में आर्टिस्ट को प्यार और हेट दोनों अनकंडीशनल मिलती हैं। अगर फैंस को किसी K-pop आइडल की परफॉर्मेंस पसंद नहीं आती तो वो उन आर्टिस्ट को बिलो द बेल्ट रिमार्क्स देने लग जाते हैं। जैसे कि लवलीज ग्रुप की यूचिया को एक फैन ने लाइव शो के बाद स्टेज पर ही हरास करना शुरू कर दिया और ये सब इसलिए होता है क्योंकि K-pop कल्चर परफेक्शन को पुश करता है, जहां पे आइडल की लुक्स परफेक्ट होनी चाहिए, बॉडी शेप परफेक्ट होनी चाहिए, उसकी आईज और नोज की शेप परफेक्ट होनी चाहिए और इस परफेक्शन को मेंटेन करने के प्रेशर में बहुत सारे आर्टिस्ट सुसाइड कमिट कर लेते हैं। जैसे कि किम जॉन ह्यून शाइन ग्रुप में एक सिंगर और राइटर थे, उन्होंने सुसाइड कमिट कर ली और कांस्टेंट प्रेशर और कंट्रोल के चलते बहुत सारे आर्टिस्ट ऐसा कर लेते हैं और इसका रीजन भी साइबर बुलिंग था। अब ये बात है साल 2019 की। FX ग्रुप की एक मेंबर थी सूली, उन्होंने भी ऑनलाइन बुलिंग के चलते अपनी जान दे दी। K-pop फैंस अपने आइडल के साथ पैरा सोशल रिलेशनशिप डेवलप कर लेते हैं जहाँ पे फैंस को ये लगता है कि उन्हें अपने आइडल को रिटर्न में कुछ देना चाहिए और उसका रिजल्ट होता है ये अननेसेसरी एक्टिविटीज जिनकी वजह से उनका आर्टिस्ट खुद ट्रबल में चला जाता है और धीरे धीरे उनका सपोर्ट टॉक्सिसिटी में कन्वर्ट हो जाता है। वो उनको अननेसेसरीली डिफेंड करना शुरू कर देते हैं और उन्हें लगने लगता है कि आर्टिस्ट की लाइफ पे उन्हीं का हक है। और इसी का एक प्राइम एग्जाम्पल है K-pop फैंस अपने फेवरेट आर्टिस्ट के फेवर के लिए एल्गोरिदम को भी डिस्टर्ब कर देते हैं ताकि उनका फेवरेट आर्टिस्ट चार्ट्स में टॉप पे रैंक करे। फैंस अपने फेवरेट आर्टिस्ट के सॉन्ग को
लूप पे सुनते हैं उसका एयर प्ले बूस्ट करने के लिए, ताकि वो गाना चार्ट्स में टॉप पे आ सके। और ऐसे ही साल 2018 में आर्मी नाम के एक फैन ने 1000 स्पॉटिफाई अकाउंट्स डिस्ट्रीब्यूट किए थे BTS के लव योरसेल्फ एल्बम को टॉप पे रैंक कराने के लिए। एक चीज तो सभी में कॉमन है कि सब आर्टिस्ट के इंटरनेट पे फैन पेजेस बन जाते हैं और वो लोग आपस में एक कम्युनिटी फॉर्म करते हैं जहां पे वो अपने फेवरेट आर्टिस्ट के बारे में हर वक्त डिस्कशन करते रहते हैं। वहां पे उनके बारे में लेटेस्ट अपडेट्स शेयर किए जाते हैं। और ऐसे ही K-pop फैंस ने भी इंटरनेट पे बहुत सारे ग्रुप्स क्रिएट किए हुए हैं जहाँ पे बहुत सारे सेम वैल्यूज और सेम इंटरेस्ट और सेम ओपिनियन वाले लोग एक साथ मिलते हैं। और एज अ ह्यूमन बीइंग हम ऐसे लोगों के साथ कन्वर्सेशन ज्यादा एंजॉय करते हैं जो हमारी तरह सेम इंटरेस्ट शेयर करते हो। और इसीलिए BTS फैंस रेड मारने में इतने क्विक होते हैं क्योंकि इनकी कम्युनिटी इंटरनेट पे हमेशा एक्टिव रहती है। और जैसे ही इनके फेवरेट ग्रुप या आर्टिस्ट को कोई क्रिटिसाइज करता है वैसे ही ये लोग वहां पे पहुंच जाते हैं। और ऐसा नहीं है कि सारे K-pop या BTS फैंस हमेशा सब कुछ नेगेटिव ही करते हैं। इसमें से बहुत सारे ऐसे भी लोग होते हैं जो किसी अच्छे इनिशिएटिव को बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं, जैसे कि #MatchAMillion प्रोजेक्ट। यहाँ पे BTS फैंस ने $1 मिलियन की डोनेशन की थी। इस प्रोजेक्ट की अनाउंसमेंट 6 जून को हुई थी और BTS फैंस ने 7 जून तक ही $1 मिलियन की डोनेशन कंप्लीट कर दी थी। तो इन सब एग्जाम्पल्स को देख के हम एक बात तो बोल सकते हैं कि K-pop आज साउथ कोरिया के लिए एक सॉफ्ट पावर बन चुका है।